नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे MHD 3। आज की वीडियो में हम MHD 3 का यूनिट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान उपन्यास जो है इसके बारे में जो है डिटेल से जानेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और सबसे पहले आते हैं इस यूनिट की प्रस्तावना पर। इस यूनिट की प्रस्तावना देखते हैं। जून 1903 में प्रेमचंद ने ओलिवर क्रामवेल की जीवनी पर जो है एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने एक रचनात्मक निरीक्षण करते हुए लिखा है, ऐसा बहुत कम संयोग हुआ कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालत विस्तार के साथ लिखे हुए जो है वो मिल सकते हो, या उनमें किसी दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें जो है वो पाई जाती हो। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि जून 2003 में प्रेमचंद जो थे इन्होंने क्या किया, ओलिवर क्रामवेल नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, इनके जीवन की कहानी को जो है एक छोटे से लेख में लिखा था। अगर हम इस लेख की बात करें तो इस लेख में प्रेमचंद ने क्या किया, बहुत ही गहरे और रचनात्मक ढंग से सोच विचार करते हुए कुछ बात की। अब इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने जो लिखा उसमें प्रेमचंद का मानना ये था कि ऐसा हमें बहुत कम बार दिखाई देता है जहां पर किसी अमन चैन पसंद करने वाले सीधे साधे किसान की जो है रोज की जिंदगी की हालत बहुत विस्तार से लिखी हुई मिले। और ऐसी कहानियों में पाठकों को कोई खास रुचि या फिर अनोखी बातें देखने को जो है नहीं मिलती, जो कि हमें इस लेख में दिखाई दी। यह प्रेमचंद का आरंभिक लेख है। इस लेख में प्रेमचंद की रचनात्मक चुनौती और भीतरी लालसा का जो है पता चलता है कि आखिर किसान का दैनिक जीवन किस्से कहानियों का विषय जो है वो क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद के शुरुआती दिनों का ये जो लेख है जो हमने जाना, अब उन्होंने जो है लिखना शुरू किया था। इस लेख से हमें ये पता चलता है कि प्रेमचंद जी के मन में एक कलात्मक कसौटी और अंदरूनी गहरी इच्छा जो है वो छिपी हुई थी। प्रेमचंद अंदर से ये सोचते थे कि भला एक साधारण किसान इसके रोजमर्रा के जीवन को आधार बनाकर जो है दिलचस्प कहानियां क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसा प्रेमचंद का सोचना था। आगे देखो, प्रेमचंद ने इस संभावना की तलाश की, किसान जीवन की बारीकी से मनन किया, उनके जीवन के करुण मनोहर पक्षों को जो है देखा परखा। अब ये जो प्रेमचंद थे उन्होंने क्या किया, इस बात की उम्मीद की संभावना को सच करने की ठानी। यानी इन्होंने ये जो है किसान के दैनिक जीवन के बारे में लिखना जो है इन्होंने उसके बारे में सोचा। अब इसके लिए प्रेमचंद ने क्या किया, जो गांव के किसान होते हैं इनके जीवन को बहुत गहराई से समझा, इन पर बहुत गहराई से जो है प्रेमचंद ने अध्ययन किया। उन्होंने किसानों की जिंदगी का जो दर्द है उस दर्द को बहुत अच्छे से समझा और बहुत करीब से जो है प्रेमचंद ने जाना था। इस क्रम में उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अब प्रेमचंद ने जो है किसानों के जीवन को इतनी बारीकी से देखा। उसके बाद प्रेमचंद ने कई सारी रचनाएं लिखी इन्हीं पर, जैसे कि पंच परमेश्वर। ये प्रेमचंद की एक कहानी है जो इन्होंने 1915 में लिखी थी। तो इस कहानी में जो है हम देखें तो इसी कहानी से शुरुआत होती है प्रेमचंद के इस सिलसिले की। इसके बाद इन्होंने सवा सेर गेहूं, दो बैलों की कथा, बलिदान, मुक्ति मार्ग, पूस की रात आदि अनेक कहानियां, ये सब प्रेमचंद की कहानियां हैं जिसमें प्रेमचंद ने किसानों के जो जीवन होते हैं इनके बारे में लिखा। कहानियों के बाद आते हैं उपन्यास पे, तो प्रेमाश्रम और कर्मभूमि, ये उपन्यास भी प्रेमचंद ने लिखे जो किसानों की व्यथा को जो है दर्शाते हैं। इतने सारे लेखन के बावजूद प्रेमचंद की रचनात्मक जो है ये संतुष्ट नहीं हुई। इनको लगता रहा कि अभी शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालत विस्तार के साथ जो है चित्रित नहीं हो पाए हैं। अब क्या था, प्रेमचंद ने किसानों के बारे में इतना सब कुछ लिखा, ये जो हमने कहानी और उपन्यास जाने, तो एक लेखक के रूप में प्रेमचंद के मन में जो है इन सबको लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं थी। प्रेमचंद के दिल में हमेशा ये बात खटकती रही कि वो जैसा चाहते थे वैसा रूप जो है प्रेमचंद को अभी तक नहीं मिला। प्रेमचंद को ऐसा लगता था कि एक सीधे साधा जो किसान होता है इसके असली रोज की हालत पूरी गहराई के साथ शब्दों के माध्यम से अभी तक जो है प्रेमचंद ने दिखाई नहीं, ऐसा प्रेमचंद का मानना था। अतः वह किसान जीवन के मनन एवं किसान पात्रों की तलाश में लगे रहे। अतः गोदान में होरी धनिया को जो है उपस्थित कर उन्होंने क्या किया, अपने उस स्वप्न को साकार किया जिसकी
अनकही चुनौती जो है 1903 से उनके मन मस्तिष्क में सजीव थी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गोदान प्रेमचंद की आकस्मिक रचना नहीं है, वरन उनके जीवन भर के सृजनात्मक प्रयासों का जो है निष्कर्ष देने वाली रचना है। अब क्या हुआ, ये जो प्रेमचंद थे इन्होंने क्या किया, किसान के जीवन की गहरी बातों और उनके पात्रों की खोज में जो है ये अच्छी तरीके से डूब गए थे। इसके बाद अब इन्होंने क्या किया, प्रेमचंद ने, इनका एक बहुत बड़ा उपन्यास आया गोदान। तो अपने इस सबसे बड़े उपन्यास गोदान में प्रेमचंद ने क्या किया, होरी और धनिया नाम के दो किसानी पात्र को लाकर उन्होंने क्या किया, उस पूरे सपने को सच कर दिया जिसमें वो किसानों के जीवन को बताना चाह रहे थे। अब ये वही सपना था और इसको पूरा करने में इन्हें चुनौती भी हुई और फिर साल 1903 में इनके मन मस्तिष्क में जो है ये सब चीज़ें जीवंत हमें दिखाई दी। अब इस पूरी बात के निचोड़ को हम देखें तो ये कह सकते हैं कि गोदान नाम का एक प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो प्रेमचंद ने क्या किया, अचानक इस इत्तेफाक से नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने इस उपन्यास को लिखने के लिए किसानी जीवन को बहुत गहराई से समझा, जाना और उसके बाद जाकर प्रेमचंद ने जो है इस उपन्यास की रचना की। तो इस तरह हमने गोदान उपन्यास की जो पृष्ठभूमि थी इसको जाना। अब आते हैं प्रेमचंद ने जो गोदान उपन्यास लिखा, इस गोदान उपन्यास की कथा योजना क्या थी, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। गोदान में प्रेमचंद ने क्या किया, होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के शांति प्रेमी किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण किया है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो गोदान है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और अगर हम इसके लेखक को देखें तो वो माने जाते हैं प्रेमचंद। इस उपन्यास में होरी और धनिया नाम के दो मुख्य पात्र हैं जो कि पति पत्नी हैं और किसान हैं। इन दोनों पात्रों के जरिए प्रेमचंद ने क्या किया, उत्तरी भारत के शांति प्रेमी किसान यानी कि अमन चैन से रहने वाले, सीधे साधे और लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले जो किसान हैं उनके बारे में बताया है। प्रेमचंद ने इन सीधे साधे किसानों की जो कष्टप्रद यादें हैं यानी कि इन किसानों के दुख, मुसीबतें और कठिनाई से भरी जो इनकी जिंदगी है उसका चित्रण जो है इस उपन्यास में प्रेमचंद ने किया है। इस क्रम में उन्होंने क्या किया, संपूर्ण गांव जीवन के आपसी संबंधों का ताना बाना जो है प्रस्तुत किया है। परंतु गोदान जो है ये सिर्फ ग्राम कथा नहीं है, गांव की कथा के साथ साथ इसमें शहरी जीवन की कथा भी जो है चलती रहती है, जिसमें जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्ज़ा खुर्शीद, मिस मालती, मिस खन्ना, ओंकारनाथ, मिस्टर मेहता आदि जो है अनेक शहरी पात्र भी आते हैं। ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी जो है साथ साथ चलती है। अब क्या बताया कि ये जो प्रेमचंद है इनका ये जो क्रम था, इस क्रम में लेखक ने क्या किया, पूरे के पूरे जो गाँव की जिंदगी होती है, इस जिंदगी में लोगों का जो आपसी रिश्ता होता है, इस जोड़ को उपन्यास में दिखाया गया है। अब गोदान जो उपन्यास है ये सिर्फ कोई ग्राम कथा यानी कि केवल गांव की कहानी नहीं है। इस उपन्यास में गांव की कहानी के साथ साथ हमें शहर के लोगों की जो कहानी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस शहरी कहानी के अंदर हमें जो पात्र दिखाई देते हैं उनके नाम हमने जो है यहाँ पर देखे, जैसे कि हो गया जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्ज़ा खुर्शीद। तो ये सभी वो पात्र हैं जो शहरी जो कहानी है उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो दोनों कहानियाँ, एक तो गांव की कहानी और एक शहर की कहानी, ये दोनों कहानियाँ गोदान उपन्यास के अंतर्गत जो है बिल्कुल अलग अलग ट्रैक पर होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ती है। प्रेमचंद साहित्य के अनेक आलोचकों का मत है कि गोदान में प्रेमचंद को तो सिर्फ होरी धनिया के गाँव की कहानी जो है कहनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, प्रेमचंद के लेखन को जो परखने वाले आलोचक हुए यानी कि जो साहित्य की अच्छाई बुराई बताने वाले जो विद्वान होते हैं, उनका मानना ये था कि जो गोदान उपन्यास है इसमें प्रेमचंद को अपना पूरा ध्यान सिर्फ होरी और धनिया के जो गांव की कहानी है उसको सुनाने पर जो है प्रेमचंद को ध्यान लगाना चाहिए था, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। उपन्यास में शहर के पात्रों को डालकर शहरी जीवन का वर्णन करके उन्होंने क्या किया, उपन्यास की कलात्मकता को नुकसान पहुंचाया है। इससे उपन्यास का कथानक ढीला ढाला हो गया है और उपन्यास का कलात्मक संयोजन जो है वो बिगड़ गया है। तो ये जो आलोचक थे उनका मानना ये भी था कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में शहर के लोगों को जो शामिल किया, इसकी वजह से शहर की जिंदगी का रंग ढंग दिखाकर प्रेमचंद ने क्या किया, इस उपन्यास की सुंदरता और बनावट को ठेस पहुंचाई।
इसकी वजह से क्या हुआ, उपन्यास की जो मुख्य कहानी है वो थोड़ी कमज़ोर और बिखरी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण इस पूरे उपन्यास को कला के रूप में जोड़ने का जो सुंदर तरीका है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा इन विद्वानों का मानना था। फिर ग्राम कथा तो प्रेमचंद के अनुभव जगत से पुष्ट होने के कारण यथार्थवादी कथा है, जबकि शहर की कथा में वैसी प्रासंगिकता का जो है अभाव है। अब आगे जाके क्या हुआ, आलोचक एक तर्क देते हैं। वो तर्क ये था कि गांव की कहानी प्रेमचंद के खुद के देखे और भोगे हुए जीवन से मजबूत हुई है, इसीलिए वो बिल्कुल सच्ची जो है यहाँ पर हमें लगती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम शहर वाली कहानी को देखते हैं तो हमें इसमें वो सच्चाई और वो असली सबूत की कमी दिखाई देती है जो कि गांव वाली में जो है हमें देखने को मिलती है। इसमें अनावश्यक भाषण, वार्तालाप, चर्चा परिचर्चा का सहारा लेकर शहरी जीवन का जो है सतही परिचय दिया गया है। तो यहाँ ये बताया गया कि जो शहर वाली कहानी है इसमें बिना ज़रूरत के बहुत लंबे लंबे जो है उपदेश दिए गए, बातचीत दिखाई गई, बहसबाजी दिखाई गई, और इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, शहर के जीवन को गहराई से ना दिखाकर केवल ऊपर ऊपर सतही रूप से जो है इस उपन्यास में दिखाया गया है। आगे देखो, प्रेमचंद को संपूर्ण समाज के चित्रण का मोह त्याग कर ग्रामीण जीवन की कहानी कहनी चाहिए थी। इन्हीं बातों को लेकर जैनेन्द्र कुमार गोदान की समीक्षा करते हुए अपने लेख का शीर्षक दिया, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। अब क्या हुआ, ये जो आलोचकों की हमने बात जानी, इन्हीं आलोचकों का ये भी मानना था कि प्रेमचंद ने पूरे के पूरे समाज को एक साथ दिखाने का ये जो लालच दिखाया, ये लालच इन्हें छोड़ देना चाहिए था। इन्हें केवल और केवल गांव के जीवन की बात ही जो है इस उपन्यास में कहनी चाहिए थी। तो ऐसा इन विद्वानों का कहना था। अब क्या हुआ, ये जो हमने कमियां जानी, इन सभी कमियों और इन बातों को ध्यान में रखकर क्या हुआ, एक लेखक है जिनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने एक समीक्षा लिखी जिसका नाम था इन्होंने एक समीक्षा लिखी गोदान पर। उसमें इन्होंने क्या किया, उसका नाम बताया इन्होंने, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता। तो इसमें इन्होंने इस उपन्यास की जो कमियां थी उसके बारे में हमें बताया। इसी तरह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूपों में जो है गांव तथा शहर रहते हों, और जो कभी कभी जो है एक दूसरे से मिल लेते हों। अब क्या हुआ, अभी तक जो हमने विद्वानों के बारे में जाना, इसी प्रकार एक और बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोदान उपन्यास की तुलना की, और इसकी तुलना इन्होंने की एक अनोखे मकान से। अब इसकी तुलना करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो उपन्यास है गोदान, ये एक ऐसा मकान है जिसके दो अलग अलग मंजिल जो है हमें दिखाई गई है, और इन दो अलग अलग मंजिल में दो परिवार रहते हैं। एक मंजिल में तो वो जो गांव का जीवन हमें दिखाता है, और दूसरे हिस्से में वो जो शहर का जीवन हमें दिखाता है। और ये दोनों हिस्से या कहीं ये दोनों परिवार जो है आपस में हमेशा नहीं बल्कि कभी कभार एक दूसरे से जो है मिलते जुलते दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोदान में आई हुई ग्राम कथा तो ठीक है, परंतु उसमें आई हुई शहर की कथा जो है वो अप्रासंगिक है। इसमें गोदान की कलात्मकता में जो है बाधा पहुंचती है। तो आगे इन्होंने कहा कि जो गोदान उपन्यास है इसमें जो भी हमें गांव की कहानी दिखाई गई वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो शहर की कहानी जोड़ी गई वो बिना मतलब की बिल्कुल विषय से अलग जो है वो लगती है। अब वाजपेयी जी का मानना ये भी था कि इस शहरी कहानी के कारण क्या हुआ, इस उपन्यास की सुंदरता और इसके कला के जो गुण हैं उसमें हमें एक बाधा जो है वो दिखाई देती है। गोदान की कथा की संरचना का विश्लेषण करने के लिए इन बातों की परीक्षा करने की जो है आवश्यकता है। तो ये जो गोदान उपन्यास है इसकी कहानी की बनावट या इसकी गहराई को समझने और परखने के लिए जो है हमें इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें इन आलोचकी की बातों को अच्छी तरीके से समझकर ही जो है इस उपन्यास को परखना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखें कि प्रेमचंद क्या मानते हुए प्रतीत होते हैं। ये मत प्रेमचंद की मृत्यु के बाद जो है प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रेमचंद की इस संबंध में क्या राय हो सकती थी इसकी केवल कल्पना ही जो है की जा सकती है। फिर भी उनकी रचनाओं का विश्लेषण करके जो है हम कुछ अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले हमें ये देखना और ये समझना होगा कि जो प्रेमचंद है उनका खुद इस बारे में क्या सोचना था।
आलोचकों के जो सारे विचार थे, जो दृष्टिकोण थे, इसको प्रेमचंद किस नज़रिए से देखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस विषय में खुद प्रेमचंद क्या सोचते थे इसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये सब जो बातें आई ये प्रेमचंद की मृत्यु के बाद आई। तो हम सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इस बात का कि प्रेमचंद ने क्या सोचा होगा। तो ऐसा होने पर भी प्रेमचंद की लिखी हुई जो अन्य रचनाएं और कहानियाँ हैं इनका विश्लेषण करने पर हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंदाज़ा लगाने पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में गांव और शहर इन दोनों की कहानियों को जो है एक साथ क्यों पिरोया था। प्रेमचंद मानते थे कि भारतीय गांव समाज की जो है वो स्वायत्त इकाई नहीं है, वरन उसका संबंध जो है सूत्र शहर, राष्ट्रीय और ब्रिटिश साम्राज्य से जो है जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो प्रेमचंद थे उनका मानना था कि जो भारत है, हमारे भारत का ये जो गांव है वो समाज से कोई अकेली या फिर कोई आज़ाद चीज़ नहीं है, बल्कि उस गांव का नाता जो है, उस गांव का जो रिश्ता है वो सीधे तौर पर देश के शहर, पूरे राष्ट्र और उस समय राज करने वाला जो अंग्रेजी शासन था उससे हमें गांव का जो है संबंध दिखाई देता है। इसीलिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत के परिप्रेक्ष्य में ही गांव जीवन को जो है देखा समझा जा सकता है। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के जो है गांव हैं। तो आगे बताया कि अगर हमें गांव की ज़िंदगी को समझना है तो हमें उस समय के पूरे अंग्रेजी शासन वाले भारत का जो माहौल था उस संदर्भ को भी देखना होगा। प्रेमचंद ने अपने गोदान उपन्यास में जिन दो गांव का जिक्र किया वो है एक तो सेमरी और दूसरा बेलारी, और ये दोनों ही गांव जो हैं अवध के इलाके में आते हैं। दोनों गांव में केवल 5 मील का जो है अंतर है। होरी जो है वो बेलारी में रहता है और उसके ज़मींदार राय साहब अमरपाल सिंह जो है वो सेमरी में विराजते हैं। तो यही बताया गया कि ये जो दोनों गांव हैं इन दोनों के बीच हमें ज़्यादा दूरी नहीं दिखाई देती, ये सिर्फ 5 मील की दूरी पर है। इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र होरी है वो तो रहता है बेलारी गाँव में, और इस गाँव का ये जो मालिक है जिसका नाम जमींदार राय साहब अमरपाल है वो दूसरे गाँव सेमरी में जो है रहता है। उपन्यास जो ही बेलारी से निकलकर सेमरी में पहुंचता है, एकाएक उपन्यास में शहर आ जाता है। आज़ादी से पूर्व जमींदारी और जमींदारी प्रथा के संदर्भ के बिना किसान जीवन की परिकल्पना करना जो है वो यथार्थपूर्ण लगता है। तो यहाँ बताया गया कि जैसे ही इस उपन्यास की कहानी जो है वो बेलारी गांव से बढ़कर जमींदार के गांव सेमरी में पहुंचती है, वैसे ही क्या होता है कहानी में शहर का जो रंग ढंग है, शहर का जो माहौल है वो जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अब देश आज़ाद होने से पहले के समय में जमींदार और उनकी ज़मीन हड़पने वाले व टैक्स वसूलने के जो नियम थे इनको शामिल किए बिना किसी भी किसान जिंदगी के बारे में सोचना जो है वो बिल्कुल अधूरा जो है यहाँ पर लगता है। जमींदारी की आमदनी गांव से होती है, परंतु उसका उपभोग जो है वो शहर में करता है। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन जो है वो संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से जमींदार के शहरी मित्र भी जो है इसके साथ खींचे चले आए हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो जमींदार है, जमींदार गांव के किसानों से जो भी कमाइया जो भी पैसा वसूल करता है उसका इस्तेमाल जमींदार क्या करता है अपने ऐशो आराम के लिए शहर में जाकर करता है। तो जब तक हम एक जमींदार का जो असली बर्ताव है उसको नहीं समझ लेते तब तक हम बेचारे किसान के असली रूप और उसकी मजबूरी को जो है हम जो है नहीं समझ सकते। तो जब कहानी में ज़मींदार आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके शहर में रहने वाले जो अमीर दोस्त हैं उन्हें भी कहानी के अंदर आना जो है उनका भी ज़रूरी हो जाएगा। गोदान में होरी जो है वो राय साहब से मिलता है। यह इसी मिलते जुलते रहने की जो है प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। तो यहाँ पे बताया गया कि गोदान उपन्यास में जो किसान है होरी वो क्या करता है, वो अपने ज़मींदार राय साहब से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। यहाँ पर होरी क्या करता है, अपनी देसी भाषा में कहता है कि बड़े लोगों के इस तरह मेलजोल बनाए रखने की कृपा या फिर आशीर्वाद है कि आज हम जैसे गरीब किसानों की जो है जान बची हुई है। अगर हम उनसे बनाकर ना रखें तो जुल्म के कारण जो है दुनिया हमारा कहीं अता पता भी नहीं चलता कि हम जो है इस दुनिया में कहाँ गायब हो जाते। तो ऐसा होरी का कहना है। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन
पावों को सहलाने में ही जो है कुशल हैं। अब आगे होरी क्या कह रहा है कि गांव में जो है बहुत सारे लोग और किसान रहते हैं, पर ऐसा कौन है जिसे ज़मीन से निकाला ना गया हो, या फिर जिसकी मंदी के कारण जो है संपत्ति और घर ये सब जब्त ना हुआ हो। अब वो आगे समझाता है कि जब हमारी मजबूरी हो और हमारी गर्दन किसी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, यानी कि हम पूरी तरीके से जो है दूसरों के काबू में हो, तो ऐसी लाचारी में उन ताकतवर लोगों के पैरों के नीचे दबने में ही, यानी उनकी जी हजूरी करने में ही जो है हमारी भलाई है। तो ऐसा होरी का मानना था। उनके संबंधों का वर्णन तो लेखक को करना ही पड़ेगा। राय साहब के घर पर उत्सव है, उसमें होरी को बुलाया गया। उस दिन के नाटक धनुष यज्ञ में उसे राजा जनक का जो है माली बनना है। इस उत्सव के लिए होरी को 5 रुपए नजराना देना है। इससे होरी चिंतित हो गया है। इस उत्सव में शहर के धनी मानी लोग जो है सम्मिलित होंगे और उनकी आपसी बातचीत से जो है शहरी जीवन अभिव्यक्त होता है। तो ये जो किसानों की जो लाचारी होती है, लोगों के नीचे दबना, इस लाचारी के कारण किसान और जमींदार के बीच का जो रिश्ता होता है उसे प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाया है। अब आगे का क्या प्रसंग है कि जो जमींदार है राय साहब, इनके घर पर क्या है, एक फंक्शन है। इसमें उन्होंने क्या किया, होरी को काम के लिए बुलाया था। इस उत्सव में एक नाटक होने वाला था जिसका नाम था धनुष यज्ञ, और इस नाटक में होरी को राजा जनक के बगीचे की देखभाल करने वाला जो नौकर है उसका रोल दिया गया था। अब राय साहब के घर होने वाले इस बड़े फंक्शन में शामिल होने के बदले गरीब होरी को जो है अपनी जेब से 5 रुपए का एक टैक्स जमींदार को देना पड़ रहा है। अब उस जमाने में 5 रुपए जो है ये बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए इस फालतू के खर्चे की बात सुनकर होरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जमींदार के यहाँ होने वाले इस बड़े फंक्शन में शहर के बड़े बड़े अमीर और इज्जतदार लोग जो है वो भी शामिल होते हैं, और जब ये अमीर लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं तो इनकी इन्हीं बातों और तौर तरीकों के जरिए जो है शहर की ठाट बाट वाली जिंदगी का रूप हमारे सामने प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। आगे देखो, होरी के घर पर दमड़ी बसोर आता है तथा बांस खरीदता है। होरी के मन में बेईमानी आती है। भाव ताव में कमी बेसी करके 20 रुपया सैकड़ा की दर जो है वो तय होती है। शर्त यह है कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपये जो है सैकड़ा बताएगा। अब क्या हुआ, ये जो किसान है होरी, इसके घर पर दमड़ी बसोर नाम का एक आदमी आता है जो कि होरी से बांस खरीदता है। अब उस समय सीधे और सच्चे रहने वाले होरी के मन में क्या होता है, गरीबी के दबाव के कारण एक थोड़ा सा लालच आ जाता है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच पैसे का जो मोल भाव है वो होने लगता है। इसके बाद 20 रुपये में 100 बांस की कीमत का भाव दोनों तय करते हैं। लेकिन होरी जो है वो यहाँ चालाकी से क्या करता है, एक शर्त रख देता है, और वो शर्त ये थी कि जो दमड़ी है वो उसके भाइयों को असली दाम न बताकर कम दाम यानी कि 15 रुपये प्रति 100 बांस बताएगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जो है इसमें से थोड़े से पैसे बचा सके। इस संदर्भ में जो विवाद खड़ा होता है, आगे चलकर वह होरी की गाय को जहर खिलाने चलता है। यहाँ दमड़ी कहता है, ऐसा क्या, इससे अच्छे बांस मिल जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। अब क्या हुआ कि इस छिपाई गई बात के सिलसिले में आगे जाकर क्या होता है, ये जो मोल भाव वाली बात छिपाई थी, उनके बाद क्या होता है, इन दोनों भाइयों के बीच एक झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा इतना भयानक हो जाता है कि अंत में होरी की गाय को जहर देकर जो है उसका भाई मार देता है। और यहाँ पर बांस का दाम कम करने के लिए दमड़ी कहता है कि अरे भाई, अगर यहाँ 10 कोस और आगे पश्चिम दिशा की तरफ मैं चला जाऊँगा तो मुझे इससे भी बढ़िया जो बांस है वो 10 रुपये में मिल जाएंगे। आगे वो समझाता है कि यहाँ बांस की असली कीमत इस चीज़ की नहीं है, बल्कि बाजार या शहर के पास होने के कारण ये जो दाम है ये इतने ज़्यादा है। तो इस तरह क्या होता है, होरी का जवान बेटा, यहाँ पे देखो, इसी तरह गोबर गांव में भागकर शहर में आ जाता है और मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन पर नौकर हो जाता है। अब क्या हुआ, होरी का एक बेटा है जिसका नाम है गोबर। वो गाँव की जो तंगहाली है इससे परेशान होकर भाग जाता है और शहर आता है। अब शहर पहुंचकर गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद के नाम के एक बहुत भले शहरी व्यक्ति के यहाँ क्या करता है, नौकरी करने लगता है 15 रुपये महीना पगार पर।
होरी के जीवन पर आए संकटों में से एक गोबर के घर से भाग जाने से भी जो है आता है। यही गोबर जब वापस गांव आता है तो उसके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को जो है सभी पात्र लक्षित करते हैं। अब क्या हुआ, जो किसान होरी है इसकी जिंदगी में तो वैसे ही बहुत सारी मुश्किलें थी। अब उसी मुश्किलों में से एक और मुश्किल आ जाती है, गोबर का बिना बताए घर छोड़कर चले जाना। लेकिन यही गोबर जब कुछ समय बाद शहर में समय बिताने के बाद गांव लौटता है तो इसके पूरे हाव भाव और पहनावे में जो भी बदलाव आए होते हैं वो गांव के सभी लोगों को साफ साफ जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंपशू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से कुछ कुछ राजनीति ज्ञान भी हो चला है, राष्ट्रीय और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय जो है वो अब उसे बहुत कम रह गया है। अब गोबर में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में बताया गया है। गांव वाले देखते हैं कि जो गोबर है इसने अब देहाती ढंग छोड़कर क्या किया, जो शहर के अंग्रेजी फैशन होते हैं उसके हिसाब से बाल कटवा लिए हैं। अब गोबर जो है वो साधारण मोटे कपड़ों की बजाय बारीक और महीन धोती और पैरों में चमकते हुए जो है जूते पहनता है। इसके साथ ही उसने क्या किया, गोबर ने ओढ़ने के लिए लाल रंग की गर्म चादर भी ले लिया और अब उसे शहरों की तरह पान खाने और सिगरेट पीने की आदत भी लग गई है गोबर को। अब क्योंकि ये गोबर शहर में बड़ी बड़ी मीटिंग और भाषण में हिस्सा लेता था, इस वजह से क्या है, गोबर को दुनिया के शासन और अधिकारों की समझ भी हो गई थी। तो अब अपने देश और समाज के अमीर गरीब और ऊंच नीच के समूह का असली मतलब भी जो है ये गोबर समझने लगा। शहर की आज़ाद हवा में रहने के कारण क्या हुआ, इसके मन से जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति इज्जत थी और लोग पीठ पीछे क्या बुराई करेंगे इसका ये जो डर था, ये गोबर के मन से बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब आगे क्या है, यहाँ पे गोदान के किसान जो है ये शहर में शक्कर मिल खुल जाने की बातें करते हैं। राय साहब के मित्र खन्ना जो है वो यहाँ मिल खोलते हैं, जिसमें आगे चलकर जो है गोबर क्या करता है, कुछ दिनों के लिए मजदूरी करता है और इस मिल के लिए खड़ी ऊख जो है वो खरीदी जाती है। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया और जब ऊख तैयार हो गई किसानों ने क्या किया, उसे मिल में पहुंचा दिया। तब मुनीम से मिलकर गांव के महाजन झिंगुरी सिंह ने अपने रुपए वसूल कर लिए, क्योंकि जिन मिस खन्ना की मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है। दोनों जो है वो एक है। शहर और गांव का यह आर्थिक रिश्ता जो है वो गांव में मजबूत है और प्रेमचंद जो है इसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, गोदान उपन्यास का एक प्रसंग दिखाया गया है। वो क्या है कि गोदान उपन्यास में जो गांव के किसान हैं वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, और वो चर्चा इस बात पर होती है कि पास के शहर में जो है क्या है, एक चीनी बनाने का कारखाना खुलने वाला है। इस कारखाने में जमींदार जो राय साहब के दोस्त हैं वो मिस्टर खन्ना जो है इसको शुरू कर रहे हैं और इस कारखाने में आगे जाकर क्या होगा, होरी का जो बेटा था गोबर वो कुछ समय के लिए मजदूरी भी करता है। अब चीनी बनाने वाली इस मिल के लिए खेतों में लगी हुई जो गन्ने की तैयार फसल है उसको खरीदा जाता है। पैसे की तंगी के कारण गांव के सभी किसान क्या करते हैं, वो अपने खेत में जो खड़ी गन्ने की फसल होती है उसको समय से पहले ही मिल के मालिकों को बेचने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। और जब गन्ने की फसल पूरी तैयार हो जाती है तो किसान इसे बेचने के लिए कारखाने में लेके जाते हैं। जैसे ही फसल बिकती है वैसे ही क्या होता है, कारखाने के हिसाब किताब रखने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, चालाकी से मिलकर गांव के दूसरे सूदखोर यानी कि कर्ज देने वाले झुंगरी सिंह किसानों की कमाई को क्या करते हैं, अपना पुराना कर्ज पैसा जो है सीधा निकालने के लिए ये लोग वसूल लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस अमीर मालिक खन्ना बाबू का वो चीनी का कारखाना था, उसी खन्ना बाबू का कर्ज देने वाला जो महाजन होता है, वो दोनों व्यापार जो है वो एक ही इंसान के होते हैं। अब प्रेमचंद यहाँ ये समझाते हैं कि शहर और गांव के बीच पैसों का ये जो लेन देन है, पैसों का लेन देन, ये जो बनावटी खेल है वो गांव के सीधे साधे लोगों को लूटने के लिए पहले से ही तैयार किया गया था। प्रेमचंद ने अपनी इस रचना के माध्यम से समाज में इसी सच्चाई को जो है सबके सामने प्रस्तुत किया है। मेहता और मालती घूमते घामते एक दिन जो है बेलारी गांव पहुंच जाते हैं। अब मेहता और मालती क्या करते हैं,
ये दोनों अगर हम देखें तो शहर के दो मुख्य पढ़े लिखे पात्र हैं, मेहता और मालती। ये दोनों एक दिन टहल रहे होते हैं और टहलते हुए क्या करते हैं, ये होरी का जो गांव है बेलारी, उसमें चले जाते हैं और एक दिन होरी के जो है घर ठहरते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों गांव में रुकने के लिए जो है होरी के घर पर चले जाते हैं और कुछ समय जो है अपना वहाँ पर बिताते हैं। मेहता किसानों से खेती के बारे में बातचीत करते हैं तथा मालती क्या करती है, वो देहाती औरतों के स्वास्थ्य की जाँच करती है। अब जब ये दोनों गांव में रहते हैं तो जो प्रोफेसर मेहता होते हैं वो क्या करते हैं, भोले भाले किसानों से उनकी खेती बाड़ी और उनकी फसलों का जो तौर तरीका होता है इसके बारे में जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस मालती क्या करती है, वो गांव में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी बीमारी और उनकी सेहत, इन दोनों की जाँच वहाँ पर करने लगती है। मिर्ज़ा खुर्शीद शिकार पार्टी के दौरान जो है वो सारे गांव को दावत खिलाते हैं। अब क्या हुआ, शहर के एक और रईस पात्र यहाँ पे आते हैं, वो है मिर्ज़ा खुर्शीद। जब गांव के पास जंगल में मनोरंजन के लिए पशुओं का पीछा करने आते हैं ये लोग, यानी कि शिकार करने आते हैं, तब वो खुशी में क्या करते हैं, पूरे गांव के लोगों को बुलाकर आदर के साथ ये जो है भोजन कराते हैं। उपन्यास में पुलिस आती है तथा किसी न किसी बहाने जो है सारे गाँव को डरा धमकाकर शहर चली जाती है। अब इस उपन्यास में एक जगह पर यह भी दिखाया गया कि गांव के अंदर जो है पुलिस का पहरा होता है। वो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो रक्षा करने की बजाय कोई ना कोई झूठा कारण निकालकर गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको पूरी तरीके से धमका कर वापस क्या करते हैं, शहर लौट जाते हैं। फिर होरी के गांव में राय साहब का कारिंदा जो है वो नोखे राम रहता है। अंग्रेज सरकार का पटवारी पटेश्वरी का निवास भी जो है बेलारी में है। होरी के शोषण में इन दोनों की निर्णायक भूमिका है। अब क्या होता है, होरी का ये जो बेलारी गांव है इसमें जमींदार राय साहब का जो सारा हिसाब किताब रखने वाला और रोब जमाने वाला जो मैनेजर था नोखेराम, वो भी इसमें था। इस समय क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत का ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड रखने वाला छोटा कर्मचारी जिसे पटेश्वरी कहते हैं, ये भी हमें बेलारी गांव में दिखाई देता है। अब गरीब किसान जो होरी है इसकी मेहनत की कमाई को ज़बरदस्ती लूटना और इसके हक को मारने का काम करने में ये जो दो चालाक लोग दिखाए गए, इनकी भी हमें महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। गोदान के अंतिम पृष्ठों में राम सेवक भारतीय जीवन के राजनीतिक आर्थिक संबंधों को जो है विश्लेषित करते हुए कहता है कि यहाँ जो किसान है वह सबका नरम चारा है, पटवारी का नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना जो है वो मुश्किल। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो गोदान उपन्यास है इसके आखिरी पन्ने में हमें राम सेवक नाम का एक समझदार पात्र दिखाई देता है। वो भारतीय किसान की गरीबी, उनके शोषण और शासन की जो व्यवस्था है इसके बीच के लेन देन और पूरे ताने बाने को गहराई से समझते हुए क्या करता है, अपनी बात को रखता है। अब राम सेवक का कहना है कि हमारे समाज में जो भी गरीब किसान है उसे सब लोग बहुत ही सीधा और आसानी से दबाया जाने वाला इंसान समझते हैं। वो समझता है कि यदि किसान जो है ये सरकारी रिकॉर्ड रखने वाले पटवारी को अपनी जेब से फालतू का तोहफा या फिर बंधी बनाई जो रिश्वत है वो नहीं देगा तो उसके गांव के भीतर भी शांति से टिक पाना जो है वो असंभव हो जाएगा। जमींदार के चपरासी और कारिंदों के पेट ना भरे तो निभा ना हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे आपके दामाद हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अगर किसान जमींदार के जो छोटे नौकर होते हैं और उनके ये जो कारिंदे होते हैं इनको खुश नहीं रखेगा, तो इनके लालच को अगर वो पूरा नहीं करेगा तो गांव में इन किसानों का कोई गुजारा नहीं होगा। वहीं पर जो सरकारी पुलिस है उसके थानेदार, सिपाही, इन्हें तो गांव वालों के लिए ऐसे वीआईपी मेहमान माने जाते हैं ये, जैसे कि ये लोग उनके गाँव वालों के जो है वो दामाद हो। इनकी जो है बहुत खातिरदारी की जाती है गाँव के किसानों द्वारा। जब उनका दौरा गाँव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नज़र न याद दें, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव जो है वो बन जाए। अब यहाँ पे बताया कि जो बड़े पुलिस वाले हैं ये जब भी गांव का चक्कर लगाने आते हैं तो बेचारे किसानों की मजबूरी हो जाती है कि वो इनके आगे पीछे घूमकर इनकी सेवा करें। किसान जो है वो इन्हें खुश करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई भी इन्हें दे देता है। अगर किसान ऐसा नहीं करेगा तो ये जो अफसर हैं ये क्या करेंगे, गुस्से में एक झूठी रिपोर्ट लिखकर पूरे के पूरे गांव को कानूनी पचड़े में जो है फंसा देंगे। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जज, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर।
किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रखना चाहिए। उनके लिए रसाद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का जो है इंतज़ाम करना चाहिए। अब यहाँ पे ये बताया गया कि गांव में लगातार एक के बाद एक जो है कई सरकारी अधिकारी जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं और एक गरीब किसान को हमेशा ही इन सभी बड़े अफसरों के सामने बड़ी ही लाचारी के साथ हाथ जोड़कर इनकी सेवा में खड़े रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने खाने के लाले होने के बावजूद भी इन अफसरों को इनके घोड़े गाड़ियों के लिए अनाज, सूखी घास और खाने के लिए अंडे, मुर्गी, दूध और घी, इन सभी चीज़ों की जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक ना एक हाकिम रोज़ नए नए जो है वो बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में जो है दवाई डालने के लिए आने लगा है। अब यहाँ पे राम सेवक जो है ये दुख जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे भाग्य और हमारे जीवन पर तो जो है इस समय बहुत बड़ी आफत बीत रही है। दिन पर दिन गांव में रोब झाड़ने वाले नए नए सरकारी अफसर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब नया सरकारी डॉक्टर जो है वो भी गांव में पीने वाले पानी के कुओं में जो है सफाई की दवाई डालने के बहाने जो है अब यहाँ पर चक्कर लगाता रहता है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभार आकर जो है वो डेरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान होने पर इंस्पेक्टर है, न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक डॉक्टर भी है जो क्या करता है, कभी कभार गरीब गाय बैलों की जांच करने के बहाने जो है यहाँ पर आ जाता है और कभी स्कूल के बच्चों की परीक्षा लेने के बहाने एक इंस्पेक्टर आ जाता है। तो किसानों के लूटने के लिए ना जाने कितने ही सरकारी विभाग के अफसर जो है इन गाँवों में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पानी की नहर का अफसर अलग है, जंगल की लकड़ी के विभाग का अलग है, ऐसे कई सारे अफसर बना दिए गए हैं जो लगातार गाँव में आकर इन किसानों से जो है अपनी चापलूसी करवाते हैं। कहाँ तक गिनाऊं, अब इतने अफसर आते हैं कि कितने अफसर गिनाएं। पादरी आ जाता है तो उसे भी जो है रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जब गांव में कोई छोटा करिंदा या पंडित भी दरवाजे पर आ जाता है तो मजबूरी में उन्हें भी मुफ्त का राशन देना पड़ता है। अगर उसे खाली हाथ लौटा दिया जाएगा तो वो तुरंत क्या करेगा, बड़े मालिकों के सामने झूठी बुराई करने लगेगा और किसानों का जो जीवन है उसे बिल्कुल ही खराब कर देगा। ये सारे अफसर शहर से गांव आते हैं, इसलिए शहरी जीवन की प्रकृति को समझे बिना गांव जीवन की कथा के अंतर संबंधों को समझना जो है वो मुश्किल है। तो यहीं पे ये बताया गया कि जितने भी तंग करने वाले बड़े अधिकारी हुए ये सब के सब शहर की दुनिया से निकल के गांव में आते हैं। इसीलिए शहर के लोगों के इस स्वार्थी स्वभाव और उनके काम करने के तरीकों को गहराई से जाने बिना जो है हम इस उपन्यास और इसके आपसी जुड़ाव को कभी भी ठीक से समझ नहीं सकते। संभवतः यही कारण है कि प्रेमचंद ने सिर्फ गांव की कथा ही नहीं लिखी वरन गांव के भाग्य को निर्धारित करने वाले शहर की व्यथा भी लिखी। यदि प्रेमचंद सिर्फ होरी धनिया की ही कहानी कहते तो इससे न केवल भारतीय समाज की अधूरी तस्वीर पेश करते वरन होरी धनिया की भी सतही तस्वीर पेश करते। तब हम होरी की करुण कथा की गहराई का जो है अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो कारण हमने जाने, हो सकता है इन सभी वजह से प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में केवल गांव के किसानों की बात नहीं की बल्कि उन्होंने इनके साथ साथ शहर की कहानी को भी जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर प्रेमचंद जी शहर को छोड़कर सिर्फ होरी और धनिया की जो कहानियाँ उसको लिखते तो वो हमारे पूरे भारतीय समाज का असली रूप ना होकर एक अधूरी तस्वीर होती और ऐसा करने से खुद होरी और धनिया के जीवन की मुश्किलें भी जो है वो हमें सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए प्रेमचंद ने क्या किया, होरी के दुख और दर्द भरे जीवन को समझाने के लिए इस उपन्यास में गांव और शहर इन दोनों के जीवन का जो है सहारा लिया, जिससे हम होरी की लाचारी का अंदाज़ा जो है उसको हम लगा पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था यहीं पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।